वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कमिटीज़ के बारे में। ये हमारा लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर होने वाला है, पॉलिटी का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, फर्स्ट पार्ट का। तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्यों बनाई ये पढ़ा, उसके फंक्शन पढ़े, ठीक है। उसने क्या क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है, अदर फंक्शंस, और उसका रिजोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब इसका मैं सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। जो इसका टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारी इस वीडियो का वो है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो, अब देखो ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई उस टाइम पर कि जिससे कि जो अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म किए जा सकें। क्योंकि जो हमारी इंडिया कंट्री थी वो अभी हाल फिलहाल में ही इंडिपेंडेंट हुई थी, तो हमने उसको चलाने के लिए एक अपना संविधान बनाया। संविधान बनाने के लिए हमने बहुत सारी कमिटीज़ का संगठन करा। और जो हमने संगठन करा बहुत सारी कमिटीज़ का, तो उसमें से कुछ मेजर कमिटीज़ हैं। जो हमारी कमिटीज़ हैं वो दो उसमें डिवाइडेड हैं, दो पार्ट में, ठीक है। तो एक हमारी मेजर कमिटीज़ है, एक हमारी माइनर कमिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम मेजर कम्युनिटीज़ के देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर कम्युनिटीज़ हैं जो मैंने इसमें यहाँ पे नोट करके लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, खाली कम्युनिटीज़ और उनके चेयरमैन का नाम याद रखना है आपको। इनका फंक्शन नहीं याद रखना, खाली आपको इनका नाम और इसके चेयरमैन के बारे में ही याद रखना है, ठीक है, कि कौन कौन थे। तो देखो, पहली कमीशन थी आपकी यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फिर था हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनके चेयरमैन फिर से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसमें चेयरमैन थे इसके। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो इसके जो हमारे चेयरमैन थे वो थे हमारे लीडर जो थे इस कमेटी के, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड द ट्राइबल्स ग्रुप एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके हमारे जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कुछ नहीं करना है आपको, कमेटी के साथ इनके खाली नाम याद रखना है, खाली मेजर के। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। तो फिर भी आप खाली इनके कमेटीज़ के नाम और ये चेयरमैन के नाम इसके याद रख लीजिएगा, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, देखो इसके हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर स्टेट कमेटी, इसके हमारे चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी, इसके हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे, ठीक है। अब देखो, टोटल जो हमारी माइनर कम्युनिटीज़ हैं वो हैं 13, और जो टोटल मेजर कम्युनिटीज़ हैं वो हैं हमारी टोटल 8, ठीक है। टोटल हमारी 8 हैं मेजर कम्युनिटीज़ और टोटल 13 है हमारी माइनर कम्युनिटीज़। तो जो माइनर कम्युनिटीज़ है वो आप बुक में देख लीजिएगा, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उन्होंने नोट्स में लिया नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो ये चीज़ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, अभी मैंने इसका ऊपर बताया कौन है इसके चेयरमैन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। सो देखो इसमें क्या बोला गया, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट मतलब बनाना, किसी चीज़ की रचना करना, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, अच्छा ये ड्राफ्टिंग कमेटी किसके द्वारा बनाई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के द्वारा बनाई गई, ठीक है। और कब बनाई गई ये 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 में बनाई गई, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, इसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है। इस कमेटी के जो लीडर थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, मतलब कि 6 मेंबर्स कोई और एक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखो कौन कौन थे हम देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जैसे मैंने बताया, चेयरमैन थे हमारे इस कमेटी के। फिर N. गोपाल स्वामी अयंगर, ये दूसरे मेंबर थे। तीसरे मेंबर थे हमारे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। चौथे मेंबर थे हमारे डॉक्टर K.M. मुंशी। पांचवें मेंबर थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। और छठे मेंबर थे हमारे N. माधवा राव, ठीक है। ये कौन थे, ही प्लेस्ड B.L. मीटर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। तो ये जो N. माधवा राव जी थे, इन्होंने रिप्लेस करा था B.L. मित्तर को, क्योंकि इनकी जो तबीयत ख़राब थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उनके रिप्लेस करके N. माधवा राव जी आए थे, ठीक है।
अब देखो दूसरे थे हमारे लास्ट मेंबर टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। ये भी हमारे रिप्लेस करके आए थे। इन्होंने किसको रिप्लेस करा था? इन्होंने रिप्लेस करा था आपके डीपी कैतन को, ठीक है, जो कि मर गए थे 1948 में। तो इन्हें इनकी जगह पर डीपी कैतन की जगह पर टीटी कृष्णमाचारी जी आए थे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के। तो इसमें आपको देखो क्या याद रखना है, मैं बता देता हूँ। मेजर कम्युनिटीज़ के चेयरमैन कौन कौन थे वो आपको याद रखना है। माइनर कमेटीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं आया अभी तक। और जो ड्राफ्टिंग कमेटीज़ है इसके सारे मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस इसके जो चेयरमैन है वो याद होने चाहिए, और किस किस मेंबर ने किस किस को रिप्लेस करा वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें से नोट्स बना रहे होंगे, तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। द पीपल ऑफ इंडिया गिवन 8 months टू डिस्कस ड्राफ्ट एंड प्रपोज एनी चेंज, ठीक है। देखो ये बोला, अब जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो इसने जो अपना पहला ड्राफ्ट दिया, मतलब कि इन्होंने एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। रफ ड्राफ्ट बोलते हैं, मैं आपको ड्राफ्ट ऐसे देखो सिंपल भाषा में समझिए। जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब इन्होंने एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि अभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे थे, दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ पढ़ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें पार्ट डाल रहे थे। तो उन्हें जो भी अच्छे लगे उन्होंने इसमें डाले, ठीक है। और इन्होंने पढ़ने के लिए दिया, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पहला ड्राफ्ट, पहला रफ वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। ये ध्यान रखना कब हुआ था पहला ड्राफ्ट? फरवरी 1948 में ये ड्राफ्ट हुआ था। पहला ड्राफ्ट हुआ था जो रफ वर्क था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फरवरी 1948 में हुआ था। द पीपल ऑफ इंडिया गिवन 8 months, ठीक है। और जो भारत के लोग थे उन्हें 8 महीने दिए गए, ठीक है, इसे पढ़ने के लिए। और अगर वो कुछ चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज हो तो वो भी उन्हें बताएं कि क्या चेंज वो चाहते हैं, ठीक है। तो ये सबको मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग थे सबको दिया गया है, मतलब भारत के लोगों को ये बोला गया भाई साहब देखो ये है जो हमने ड्राफ्ट करके बनाया, अगर आप इसमें आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है या फिर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हो तो वो आप हमें बता दो कि क्या करना है, ठीक है। तो ये पहला ड्राफ्ट था, ठीक है। फिर देखो सेकेंड ड्राफ्ट आया। सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। तो कितने टाइम बाद आ गया? फरवरी फरवरी से अक्टूबर में आ गया। देखो तो ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है। कितना टाइम लगा है मुझे बताओ ज़रा? बस 8 महीने के अंदर। मतलब जैसे ही इन्होंने इन्हें बताया होगा चेंज करने के लिए तब उन्होंने उसमें थोड़ा चेंज करा, उसके बाद उन्होंने दोबारा से सेकेंड ड्राफ्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया अक्टूबर 1948 में, ठीक है। तो बस अब देखो इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बना हमारा जो संविधान है वो कैसे बना गया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी यहाँ पे फाइनल हो गई। चलो देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट। अब इन्होंने अपना एक फाइनल ड्राफ्ट दिया, जो दो ड्राफ्ट थे। चलो, पहले ड्राफ्ट जो उन्होंने दिया था फरवरी 1948 में, वो लोगों को दिया गया 8 महीने का समय, उसे पढ़ो और उसमें जो भी चेंजेस आपको जो फिर गलत लगता है या फिर जो चेंज करना है वो आप हमें रिकमेंड कर दो। तो हम वो से करके वो उन्होंने रिकमेंडेशन पढ़ के जो लोगों को दी उसमें चेंज करा, और उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट बनाया। अब सेकंड ड्राफ्ट बनाया उसके बाद फिर वही उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया गया और उसमें भी कुछ चेंजेस करे उन्होंने, ठीक है। तो अब फाइनल ड्राफ्ट आया वो आया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे इन्होंने अब फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कब? 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। मतलब अक्टूबर के बाद ही, सेकेंड ड्राफ्ट के बाद ही इन्होंने अपना थर्ड और बोल सकते हैं फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे प्रपोज कर दिया और इंट्रोड्यूस भी कर दिया 4 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फॉर फर्स्ट रीडिंग। अब ये फाइनल जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया असेंबली में और सभी लोगों को पढ़ने को बोला। फर्स्ट रीडिंग विच कंटिन्यूज फॉर 5 days। अब ये जो पहली रीडिंग थी ये लगातार 5 दिन तक चलती रही, टिल 9 नवंबर तक, ठीक है। मतलब कि 4 को उन्होंने दिया और 9 नवंबर तक इसकी पढ़ाई चलती रही। मतलब इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है, देखते हैं भाई इन्होंने क्या क्या लिखा है, अच्छा लगेगा तो हम बताएंगे। तो मतलब उनकी राय जानने के लिए, उनके कमिटमेंट जानने के लिए उन्होंने पढ़ा। चलो, फिर इसकी सेकेंड रीडिंग हुई। सेकेंड रीडिंग स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर से स्टार्ट हुई, 15 1948 से स्टार्ट हुई एंड ऑन 17 अक्टूबर 1949 में। देखो सेकेंड रीडिंग में कितना टाइम लगा। अब आप सोच सकते हो कि इतना टाइम अगर इसे पढ़ने में लगा है तो कितना बड़ा होगा हमारा संविधान, ठीक है। सबसे डिटेल्ड, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जो संविधान है पूरी दुनिया में
वो इंडिया का ही है, ठीक है। डिटेल्ड, एकदम डिटेल्ड रिव्यू दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किसको क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप खाली इतना ध्यान रखो कि सेकंड जो रीडिंग थी वो इस डेट से शुरू होकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक लगी थी, चली थी। आप ये समझ सकते हो कि लगभग लगभग 1 साल, ठीक है। क्लॉज बाय क्लॉज समझते हो, मतलब एक एक प्रोविंशियल एक एक एक्ट को पढ़ा, ठीक है। क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक्ट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट सारे क्लॉज को पढ़ा है उन्होंने, ठीक है। इसलिए इतना टाइम लगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज मैनी एज 7,653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज, ठीक है। अब जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो उन्होंने बोला कि भाई, जब उन्होंने सेकंड रीडिंग कर ली तो उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन करी। अमेंडमेंट, देखो अमेंडमेंट क्या होता है, पहली बार वर्ड्स आया है, ये आगे जाके बहुत कॉमन हो जाएगा, ये आता ही रहेगा आपसे। अब इस वाले चैप्टर में कंटिन्यू रहेगा और ये आगे तक आता ही रहेगा, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। चेंज करना, जो उसमें पहले से लिखा हो तो उसे थोड़ा चेंज करना, ठीक है। तो अमेंडमेंट होता है चेंज, ठीक है। तो उन्होंने कुछ चेंजेस, मतलब 7,653 चेंजेस को प्रपोज करा। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ने, ठीक है। वर प्रपोज एंड 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली, जिसमें से 2473 के ऊपर बात हुई असेंबली में कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, या फिर इसमें आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद हमारी थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है। कब होती है स्टार्ट? 14 नवंबर 1949 से ही, ठीक है। मतलब कि जो हमारी सेकेंड रीडिंग थी उसके ख़त्म होने के अगले महीने में, मतलब कि 14 नवंबर 1949 में हमारी जो थर्ड रीडिंग है वो शुरू होती है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड रिसीव द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब थर्ड रीडिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो जो हमारी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है देखो, वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड, इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया, मतलब थर्ड रीडिंग में इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा पास कर दिया गया है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था उसमें कुछ चेंजेस करके उसे पास कर दिया गया है। कब? 26 नवंबर 1949 में। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया, अब वो काम पे आ गया। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया, तैयार हो गया। एंड रिसीव द सिग्नेचर, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे सबके सिग्नेचर वहाँ पे रिसीव करें। अब देखो उस टाइम पे कितने, और प्रेसिडेंट के भी सिग्नेचर वहाँ पे रिसीव करें। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे मुझे कमेंट में बताना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और आपके इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मुझे बताना कमेंट में। चलो तो आगे देखते हैं। ऑन दैट डे, देखो उस दिन, किस दिन? जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साइन हुआ उस दिन 284 लोग प्रेजेंट थे। कितने में से? 299 में से 284 लोग प्रेजेंट थे, ठीक है। और उन्होंने साइन करा कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो अभी क्या बोलता है इंपॉर्टेंट, देखो ये नोट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कंटेंट अ प्रीएम्बल, जिसमें 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे इसमें, याद रखना। 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स उसमें थे जब बना था। अब हमारे कितने हैं? अब लगभग हमारे 450 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। अब देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही, यही एक मेन लीडर थे जिन्होंने दुनिया को ये आइडिया दिया था कि हम सभी कंट्रीज़ का क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं जो हमें लगता है कि हमें यहाँ अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने चाहिए उन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और क्या बोला जाता है इन्हें? चीफ आर्किटेक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना क्या क्या बोला जाता है। देखो भीमराव अम्बेडकर जी को इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मानू। क्या बोले जाते हैं ना? मॉडर्न मानू,
मानू क्या है? मानू स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट समझते हो? मानू स्क्रिप्ट मतलब कि ग्रंथ वगैरह होते हैं ना, तो उनके जो हमें रिमेनिंग से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं मानू, मानू स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो इन्हें मॉडर्न मानू बोला जाता था। किन्हें? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था, चीफ आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, और मॉडर्न मानू भी बोला जाता था। ठीक है, अब देखें एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब कब से चालू हुआ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो हमारा संविधान था वो तो हमारा बन के तैयार है, लेकिन अब ये एग्जिस्टेंस में कब से आया, कब से ये चालू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? ठीक है, एनफोर्स में कब आया देखते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये बोल रहा है कि जिस दिन, अच्छा 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइन हुआ था कितने मेंबर्स के द्वारा? 284 मेंबर्स के द्वारा। कितने थे उस टाइम पे प्रेजेंट? उस टाइम पे मतलब टोटल मेंबर जो थे वो 299 थे, जिसमें से 284 के साइन हुए थे प्लस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट मैंने अभी आपसे बोला था ना, कमेंट में बताना, तो उसका कमेंट में ज़रूर बताना कौन था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ प्रोविज़न तो ऐसे थे कि जो हाथों हाथ उसी दिन लागू कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जो बचे हुए थे, द रिमेनिंग प्रोविजंस, द मेजर पार्ट, ठीक है, जो मेजर पार्ट था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1949 को। इसलिए हम क्या बोलते हैं 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता बोलते हैं, गणतंत्रता, गणतंत्रता दिवस। ठीक है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन ये लागू लागू जो हुआ था ये पहले ही लागू हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। लेकिन जो मेजर पार्ट बचा था, जो मोड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बचा था, या फिर जो मेन पोर्शन बचा था, वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा 26 जनवरी वॉज स्पेशली चूजन एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट। अच्छा, क्यों चूज करी गई कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी को, अच्छा जैसे, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जब ये बन के 26 नवंबर को तैयार था, तो हमने भाई 26 जनवरी को ही क्यों अगले साल ही क्यों उसे लागू करा? हम उससे पहले भी तो लागू कर सकते थे। ठीक है, तो हमने 26 जनवरी को लागू इसलिए करा क्योंकि एक इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इस डेट की। 26 जनवरी की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अब देखो क्या है वो इंपॉर्टेंस, मैं आपको बताता हूँ, नीचे देखते हैं। देखो, ऑन दिसंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि 26 जनवरी को ही हमने क्यों रिकमेंड करा, जबकि वो बन के 26 नवंबर को तैयार था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, ऑन दिसंबर 1929, आई एन सी आप जो मेरे पहले वीडियो जिन्होंने देखी है उन्हें पता होगा आई क्या होती है। देखो, आई होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑन दिसंबर 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर सेल्फ रूल। देखो, अब क्या हुआ था 1929 में पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने रिकमेंड करा था सेल्फ रूल। किससे रिकमेंड करा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिकमेंड करा था। ठीक है, बाय बट विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मगर ये चीज़ जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, हमें पता है ना हम अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो उस टाइम पर आज़ाद तो हो ही नहीं था, क्योंकि कब की बात चल रही है 1929 की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मना कर दिया कि भाई हम आपको सेल्फ रूल नहीं देंगे। ठीक है, सेल्फ रूल ये वो क्या मांग रहे थे कि भाई साहब हम आपको ना, मतलब इन्होंने ये आई वालों ने ये बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि इंडिया में ऐसा करते हैं हम ना, हम आपके नीचे रह के इंडिया में काम करेंगे, सेल्फ रूल करेंगे, अपना आप काम करेंगे, और आपको मतलब यहाँ से टैक्स पे करते रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं मानी इनकी बात। चलो भाई, नहीं मानी। आफ्टर दैट, उसके बाद जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, आफ्टर दैट महात्मा गांधी जी कंक्लूड, महात्मा गांधी जी ने बोला भाई कि वी हैड टू गिव अ ईयर ऑफ टाइम, हम इन्हें एक साल का टाइम देते हैं टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, कि वो जो ये हमारी क्या है, हमारी जो ये डिमांड है इसको मान ले, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज देन वी डिमांड्स फॉर पूर्ण स्वराज, वरना हम पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण अधिकार, अपने भारत पे पूरा अधिकार मानेंगे। अभी तो हम यही बोल रहे हैं कि हम आपके नीचे रह के काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक साल के अंदर हमारी इस डिमांड को नहीं माना तो हम पूर्ण स्वराज लेंगे, फिर हमें पूरा का पूरा भारत चाहिए होगा और आपको यहाँ से बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। ठीक है, कब बोला था ये? इन जनवरी 1929 में बोला था। ठीक है, इससे पहले बोला था। चलो, एंड आफ्टर अ ईयर ऑन 26 जनवरी 1930 डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज। और उसके बाद 26 जनवरी, इसके बाद
अरे यार ये पेंसिल 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी इसको क्या बोलते हैं डिमांड्स को माना नहीं था, तो फिर जो ये पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था एंड वॉज सेलिब्रेटेड, किसके द्वारा रिकमेंड करा गया था ये डिक्लेयर करा गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी के। अच्छा, आपको पता ही होगा कहाँ पर करा गया था, कौन सी नदी के किनारे करा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पता होगा, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज होस्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, कौन सी रिवर के, रावी नी रिवर इन लाहौर, इसे हम लाहौर सेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाहौर सेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। लाहौर सेशन, तो लाहौर सेशन देखो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको क्या है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। तो भाई साहब, जब महात्मा गांधी जी ने बोल दिया था हम इन्हें 1 साल का टाइम देते हैं, अगर ये 1 साल के अंदर हमारा क्या है, हमारी डिमांड को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आ, मतलब पूर्ण स्वराज तो नहीं मानेंगे, हम सेल्फ रूल करेंगे, इनके नीचे रह के हम सेल्फ रूल करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने 1 साल के अंदर हमारी डिमांड को नहीं माना, तो हम क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे और हम पूर्ण स्वराज लेके ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने माने नहीं, ब्रिटिश ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बात, तो हमने क्या करा, हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब जब पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया, तो जो हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो रावी नदी के किनारे जाके, मतलब वहाँ पे गए हुए थे, लाहौर सेशन था, वहाँ जाके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आपसे पूर्ण स्वराज है, अब तो पूरा देश ही हमारा है, हम किसी को नहीं जाने देंगे इसका एक हिस्सा भी, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपना झंडा, अपने देश का झंडा, हमारे तिरंगे को लहराकर ये नोटिस दिया सबको कि अब हम आज़ाद होने, अब हम आज़ाद होने वाले, अब हम पूर्ण स्वराज लेकर ही मानेंगे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और इसी को हम बोलते हैं लाहौर सेशन। क्यों? क्योंकि जो लाहौर जो रावी रिवर नदी है, रावी जो नदी है, तो उसका जो जो वहाँ से निकलती है वो लाहौर से ही निकलती है थोड़ी सी ना, तो वहाँ पे उस टाइम पे जब पूरा हिंदुस्तान था वो एक ही था, तो वो लाहौर में हुआ था, इसलिए हम इसे बोलते हैं लाहौर सेशन, ठीक है। कब? 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, ध्यान रखना। इस दिन उन्होंने, नेहरू जी ने अपना होस्ट करा था, अपनी होस्टेड करी थी अपने फ्लैग को, और रावी नदी के किनारे और लाहौर में, इसलिए हम इसे लाहौर सेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, देखो, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज कंसिडर्ड दैट इफ एनी प्रोविजन of the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935 will modified any provision of our constitution, then these two act was not accepted or neglected, ठीक है। ये क्या बोला इसमें, देखो मोटा मोटी ये बोला इसमें कि अगर, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अगर कौन से एक्ट, अगर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ कोई भी प्रोविज़न, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कोई से भी ऐसे प्रोविज़न कभी फ्यूचर में भी क्या करते हैं, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को, या फिर बेसिक फॉर्म को, या फिर उसके किसी भी प्रोविज़न को क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में आते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो जितने भी ये प्रोविज़न होंगे जो उसके सामने खड़े होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे और नेगलेक्ट हो जाएंगे, उनसे टकरा के भस्म हो जाएंगे, उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उसके बाद हम हैं, उसके बाद पावर है, ठीक है। क्योंकि हमसे ही तो जो हम जो इंडिया है, इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री, मैंने पीछे बताया था, पीपल है, पावर किसकी है, कौन कौन बनाता है सब कुछ, पीपल, पीपल पीपल के पास ये सारी पावर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, उसके बाद पीपल, और उसके बाद हमारा जितना भी राजनीतिक पॉलिटिक्स पावर आती है वो सब, ठीक है। तो ये बोला गया अगर कोई सा भी ऐसा लॉ, किसी भी इंडिपेंडेंस एक्ट का कोई सा भी ऐसा प्रोविज़न, या फिर आप बोल सकते हो 1935 के एक्ट का कोई सा भी प्रोविज़न अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को, किसी भी एक्ट को किसी भी प्रकार से नेगलेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो खुद ही नेगलेक्ट हो जाएगा और उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो, दिस एक्ट वॉज एक्सेप्टेड अनटिल दे विल नॉट कोलैप्स्ड विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये एक्ट, जी जितने भी एक्ट थे, कितने, जितने भी एक्ट थे आपके इंडिपेंडेंस एक्ट के और
1935 वाले एक्ट के, ये सारे के सारे तभी तक काम में आएंगे जब तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने नहीं आ जाते। अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएंगे तो ये उसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये बोला गया। चलो ठीक है। अब देखो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। अब कांग्रेस ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, देखते हैं। वाइल इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टिल इन प्रोग्रेस ऑन 8 जुलाई 1946 में, देखो क्या बोला कि जब इलेक्शन चल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है, तो द कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी को बुलाया कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सपर्ट कमेटी को बुलाया, ठीक है। उसके कौन कौन से मेंबर्स थे देखो, जवाहरलाल नेहरू जी थे, एम आसफ अली थे, के एम मुंशी जी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, के टी शाह थे, डी आर गडगिल थे और हुमायूं कबीर थे, के सनातम थे, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन थे, याद रखना, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस के जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अब देखो इस कमेटी का क्या काम था। इस कमेटी की भाई 2 सीटिंग हुई, 2 सीटिंग में उन्होंने बात करी, क्या बातें देखते हैं। पहली सीटिंग जो हुई थी इसकी वो हुई थी दिल्ली में, जो चली थी 20 से 22 जुलाई तक 1946 में, ठीक है। और जो सेकंड जो सीटिंग हुई थी उसकी हुई थी बॉम्बे में फ्रॉम 15 टू 17 अगस्त 1946। चलो अब देखो इसमें क्या बोला गया। डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमेटी, ठीक है। अब जब जो नेहरू जी थे उन्हें पता था कि भाई हम ही जीतने वाले हैं, तो उन्होंने पहले इसकी तैयारी कर ली थी। उसमें उन्होंने उसके लिए एक तैयारी करने के लिए कमेटी का संगठन करा। क्या नाम था उस कमेटी का? एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, इसकी 2 सीटिंग हुई। तो पहली सीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, सेकेंड सीटिंग बॉम्बे में हुई थी। तो जो इसमें डिस्कस करा उन्होंने ये डिस्कस करा कि हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर का जो है इलेक्शन करेंगे, कैसे उन्हें अपॉइंट करेंगे, इस तरह में उसमें इस विषय में बात करी, ठीक है। और कैसे हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट कमेटी भी एक बनाएंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। द कमेटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम, ठीक है। कैबिनेट मिशन स्कीम के अंडर वो काम कर रहे थे। कैबिनेट मिशन मतलब उस टाइम पे जो पॉलिटिकल बता रहा हूँ, ब्रिटिश जो लोग थे जो कैबिनेट मेंबर्स थे, तो उनकी मदद से वो यहाँ पे ये काम कर पा रहे थे। उन्हें मतलब परमिशन मिल गई थी, आप अपनी कमेटी बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो बस ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी जिससे कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, किस तरह से इलेक्ट होंगे मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इसीलिए। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कि अब आपको पता है एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अच्छा, एक होता है बुरा। अब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ करा, ठीक है, इसका विरोध करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या बोला देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विरोध करा, देखते क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब कि ये कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन बेसिक्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट आफ्टर अ स्पेसिफिक एज एंड इक्वालिटी, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया बताओ? क्योंकि जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो मेंबर्स थे वो किसने चुने थे, किसके थ्रू आए थे? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, वो आए थे हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट होकर। तो इसलिए इसे बोला गया कि ये लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुन के नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, नॉट अ सॉवरेन बॉडी, कि भाई ये सॉवरेन बॉडी भी नहीं है, आज़ाद बॉडी भी नहीं है। सॉवरेन मतलब होता है आज़ाद, ठीक है। बिकॉज, अच्छा क्यों नहीं है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज क्रिएटेड द बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बोला गया। क्यों? क्योंकि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है, ये बनी है एक प्रपोजल के द्वारा। जो प्रपोजल आया था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आया था। ये आपने खुद से नहीं बनाया, ये आपके जो एक प्रपोजल आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई है। तो इसलिए ये एक सोवरेन बॉडी नहीं है, एक आज़ाद बॉडी नहीं है, ठीक है। एंड असेंबली हेल्ड इट सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से ही आप क्या कर सकते हो, इसकी मीटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। क्यों? अच्छा ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि उस टाइम पे पूरी तरह से आज़ाद तो नहीं था, लेकिन हमें पता है हमने पहले ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी शुरू कर दी थी, और ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के थ्रू ही हुआ था, प्रपोजल के थ्रू। प्रपोजल आया था ना, एक प्रपोजल आया था और एक अगस्त ऑफर आया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसे ज़रूर देखना, ठीक है। अब देखो टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोला गया ऐसे?
देखो इसलिए बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अच्छा मैंने बताया था लास्ट पीरियड में कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था, 1 साल 18 महीने, 1 साल 8 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक लॉन्ग टाइम टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। नज़रुद्दीन अहमद मेंबर of the Constitution Assembly coined a new name of the drafting committee as drafting committee because it took long time। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, इसलिए इसे बोला गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत ज़्यादा टाइम कितना लगा था इसमें, इसमें टोटल टाइम लगा था 1 साल 8 महीने और 18 दिन। ठीक है, इसमें इतना टाइम लगा था, इसलिए इसे बोला गया टाइम कंज्यूमिंग। और जो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर जो थे, जिनका नाम था नज़रुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या कमेंट करा, इन्होंने कमेंट करा कि भाई ये कोई ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये तो ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ये तो ड्रिफ्टिंग कमेटी है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है। तो ये ध्यान रखना कि किसने क्या क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा आंसर में पुट करने के लिए मेंस में। ठीक है, तो इसे लिख के रख लेना। देखो, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, डोमिनेटेड मतलब कांग्रेस क्या बोला उन्होंने कि भाई साहब अकॉर्डिंग ग्रेवेल अगस्टिन। देखो ग्रेवेल अगस्टिन एक बहुत बड़े कौन थे, एक बहुत ही बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता थे। कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ मैं, मतलब कि लॉ के ज्ञाता थे, जो जिन्होंने बहुत बार हमारे इंडिया में आके सहायता भी करी है। ठीक है, तो एक बढ़िया इंसान थे। एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स रिमार्क्ड दैट, इन्होंने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी। ये क्या है, एक सिंगल पार्टी बॉडी है भाई। जैसे अब आज के टाइम पे क्या है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, सपा होगी, बसपा होगी, है ना। लेकिन उस टाइम पे क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बस एक ही पार्टी थी, भारत में पूरी एक ही पार्टी थी, तो जीतना ही उसे था। ठीक है, तो वही बोला गया कि डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, कि भाई साहब यहाँ पे तो कांग्रेस ही डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि एक ही पार्टी है, जब एक ही पार्टी है तो जीतेगी भी वही। ठीक है, वन पार्टी बॉडी एंड वन पार्टी कंट्री। तो इन्होंने देखो क्या बोला था, इनकी लाइन को याद रखना। इन्होंने ये बोला था ग्रेविल अगस्टिन ने कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, वन पार्टी बॉडी है और वन पार्टी कंट्री है। ठीक है, एक ही पार्टी है और एक ही कंट्री है, मतलब कि फिर तो आपको पता ही कौन जीतेगा। एक ही पार्टी है तो कांग्रेस ही जीतेगी ऑब्वियसली। द असेंबली वॉज द कांग्रेस, कि जो असेंबली है वो कांग्रेस है, एंड द कांग्रेस वॉज द इंडिया, कि जो असेंबली में जो मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, कांग्रेस के होंगे। और जो इंडिया है वो किसका होगा, वो कांग्रेस का ही होगा। जब कांग्रेस ही सब कुछ सरकार चलाएगी तो इंडिया भी कांग्रेस का होगा। इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, चलो अब देखते क्या, एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस। देखो अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला, एक्सेसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा। एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा लॉयर्स थे और पॉलिटिशियंस थे। ऐसा क्यों बोला, देखो, ड्यू टू दिस रीजन आवर कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस बल्कीनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो इतने सारे जो लॉयर्स थे और ये थे पॉलिटिशियंस, तो उन्होंने जब हमारा संविधान लिखा तो उसकी जो लैंग्वेज ऐसी बनाई ना कि जो एक नॉर्मल इंसान को समझने में बहुत दिक्कत करती है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया, बल्कीनेस और कॉम्प्लिकेटेड है हमारा संविधान। क्यों? क्योंकि एक्सेस प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स एंड द पॉलिटिशियंस। अच्छा, और देखते हैं आगे, डोमिनेटेड बाय द हिंदूज। देखो ये किसने बोला, लॉर्ड विस्काउंट साइमन। ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने बोला, ये ध्यान रखना, लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने ये बोला था कि कॉल्ड इट अ बॉडी ऑफ हिंदूज। ये क्या है, एक हिंदूज की बॉडी है, यहाँ पे खाली हिंदूज ही हैं। ठीक है, सिमिलरली विंस्टन चर्चिल विल्स्टन चर्चिल ने भी ये बोला था, कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो है, जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, उसमें खाली एक ही मेजॉरिटी में लोग हैं, वो हैं खाली इंडियंस। लेकिन ऐसा नहीं था, बताओ ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में क्या बताया था आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी तबके के लोगों को जगह दी गई थी, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, वुमेन हो, और एंग्लो इंडियंस हो, पुर्तगीज हो, कोई भी हो, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जगह दी गई थी। ठीक है, तो इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, तो मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, जबकि ऐसा नहीं था, तो इसमें ये बोला गया था।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो सिंबल चुना गया था ना, आज के टाइम पे हमारा जो नेशनल सिंबल है वो क्या है, बताओ ज़रा मुझे, बता दो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। एलिफेंट सबसे पहला अडॉप्ट करा था हमने एज अ सिंबल, ठीक है। एलिफेंट देखना होगा ना आपने कि पुरानी पिक्चरों में राजा महाराजा हाथियों पे चढ़ के जाते हैं लड़ाई लड़ने, तो इसलिए हमने पहले एलिफेंट को शुरू अपना सिंबल माना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या कर दिया, वो चेंज हो गया। क्या था, अशोका टावर से लिया गया था, ग्रेट अशोका के टावर से क्या लिया गया था, टाइगर सिंह का सिंबल लिया गया था, ठीक है। अब देखो सर बी एन राव बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिशियन बता रहा हूँ, लॉयर थे, ठीक है। देश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जाके इन्होंने पढ़ा, ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूशन को उनकी नॉलेज थी, मतलब ये चीफ एग्जीक्यूटिव लॉयर थे, ठीक है। अब देखते हैं, सर बी एन राव वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के एडवाइज़र थे सर बी एन राव, ये ध्यान रखना। और अ लीगल एडवाइज़र, ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, ऐसे सही रहेगा। तो ये बहुत ही बड़े एडवाइज़र थे बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र। आगे भी इनका बहुत बड़ा रोल है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। H.V.R. यंगर अयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। H.V.R. अयंगर वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये याद रखना। S.N. मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमेंट थे, ठीक है। S.N. मुखर्जी किसके लिए, सेलेक्ट लैंग्वेज टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज बताई थी कि भाई कौन सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो तो लिखा इंग्लिश में ही गया था, ठीक है, लेकिन बाद में उसे हिंदी में भी लिखा गया था, वो भी हम देखेंगे भी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल इन इटैलिक स्टाइल, ठीक है। ये वो इंसान थे जिन्होंने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, कौन से फॉन्ट में, इटैलिक स्टाइल में लिखा था इन्होंने, ठीक है। ये कैलीग्राफर थे, इनका नाम याद रखना। यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, पहली बार जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हीं के हाथों से लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन से स्टाइल में, इटैलिक स्टाइल में, ठीक है। ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा। देखो, तो अब जब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन तो उसे सजाने का काम दिया गया, सजाने का और उसे अच्छा बनाने का काम किसे दिया गया, आर्टिस्ट को दिया गया, जिनका नाम था शांति निकेतन से आर्टिस्ट आए थे, कौन, नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों लोगों ने मिलकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, उसे सजाया था, ठीक है। द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन, अब देखो, जो हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा तो इंग्लिश में गया था, जो ओरिजिनल वाला था, तो बोले भाई बात उठी कि अब तो ये हिंदी में भी होना चाहिए। जब हिंदी में बात उठी तो देखा गया कि भाई कौन लिखेगा, और उसके जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो एकदम परफेक्शन से मैच करने चाहिए हिंदी वर्ड से, एकदम बिल्कुल सटीक। जो वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में है वही हिंदी का वर्ड में मीनिंग आना चाहिए। तो ऐसे कौन वो करेगा, ट्रांसलेट कौन करेगा, तो इसका काम जो करा वो करा हमारा वसंत कृष्णन वैद्या ने, ठीक है। वसंत कृष्ण वैद्या ने इसे हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करा और डेकोरेट करा इसे नंदलाल बोस जी ने। तो जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदी रिटन और इंग्लिश रिटन में, वो हमारे अभी भी रखे हुए हैं, ठीक है। और वो उसे नाइट्रोजन गैस से प्रिजर्व करा हुआ है, नाइट्रोजन गैस के चैम्बर से प्रिजर्व करा है, जिससे कि वो उसके पेज सही रहे, ठीक है, कभी खराबी ना हो। अब देखो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसे हिंदी में लिखा गया तो उसमें क्या क्या दिक्कत आई वो बताएंगे। देखो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये पहली बार अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, मैं बता देता हूँ। अभी मैंने पीछे एक अमेंडमेंट की एक वो बताई थी, क्या होता है अमेंडमेंट का मीनिंग, तो बताओ। देखो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। तो 58 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब ये बोलोगे 58 का क्या मतलब है,
तो देखो मैं समझा देता हूँ। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद हमने बहुत सारे उसमें चेंजेस करे। तो जैसे हमने चेंजेस करे तो पहला जो चेंजेस हुआ हमने उसे नाम दिया फर्स्ट अमेंडमेंट। जो दूसरा चेंजेस का उसे हमने बोला सेकंड अमेंडमेंट। तो ऐसे ही सिमिलरली ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे अभी तक जो हमारे अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो हैं 104। ठीक है, टोटल अभी तक जितने हुए हैं। तो जो 58th अमेंडमेंट था तो उसमें क्या बोला गया, ये आया था 1987 में। ठीक है, तो उसमें बोला गया वॉज इंट्रोड्यूस फॉर हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम क्या करेंगे एक हिंदी वर्जन को लेके आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी तक क्या था, अभी तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो खाली इंग्लिश वर्जन में था, जो लिखा हुआ था इटैलिक स्टाइल में, जिसे लिखा था किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ठीक है, दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल। ठीक है, अब जो ये अमेंडमेंट आया तो इसने एक नया आर्टिकल लिखा। क्या इन्होंने बोला, आर्टिकल नंबर ये था, मतलब आर्टिकल नंबर ये था उसका 394A। ठीक है, अब जितने भी आर्टिकल आपके बाद में प्रपोज होंगे, पहले तो 1 2 3 करके सारे आर्टिकल लिख दिए गए। ठीक है, कितने थे मुझे कमेंट में बताना। अभी मैंने पीछे लास्ट इसी वीडियो में बताया कितने टोटल आर्टिकल थे उस टाइम पर, कितने प्रपोज हुए थे। ठीक है, तो जितने लिखे गए लिखे गए। तो उसमें हम जब हमने चेंज करा ना, तो हम अमेंडमेंट लाए तो हमने उसे ABC करके चेंज करा। ठीक है, तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि जो ABC हैं ये हमारे किसी ना किसी अमेंडमेंट के थ्रू ही आए हैं। ठीक है, तो देखो इस अमेंडमेंट में एक आर्टिकल लाया गया तो इसमें बोला गया इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट पार्ट में लाया गया। ठीक है, जो पार्ट था हमारा 12th। तो इसमें क्या बोला गया, शॉर्ट टाइटल्स कमेंसमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, कि हम क्या लेके आएंगे, एक हिंदी के टेक्स्ट को लेके आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ठीक है, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो ये चीज़ थी ये हमारे इसमें ऐड कर दी गई। इस आर्टिकल के थ्रू लास्ट पार्ट में हमने ये चीज़ ऐड कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये हमने ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल, आर्टिकल 393 के तहत हमने हिंदी का शॉर्ट टाइटल दिया। आर्टिकल 394 के तहत हमने उसका आने का बताया कि हिंदी का नया वर्जन भी है। ठीक है, और आर्टिकल 395 के अंदर हमने उसे बताया रीअपील्स की, इसे कोई रीअपील भी नहीं कर सकता, इसे हटा नहीं सकता कोई। ठीक है, बस ये था। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके सारे सब्जेक्ट इसी में क्लियर करा दूँगा। पहले मैं हिस्ट्री, पहले मैं पॉलिटी कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी कराऊँगा बिल्कुल बेसिक से। अभी मैंने ज्योग्राफी का बेसिक सेशन भी शुरू कर दिया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी के बेसिक लेक्चर देखते हैं। पहले मैं ज्योग्राफी का बेसिक लेक्चर कराऊँगा आपको। ठीक है, जिसमें लगभग 5 से 6 क्लासेज होंगी, जिसमें आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपकी स्टैंडर्ड्स कराऊंगा ज्योग्राफी का GC लेवल से। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके बाय, थैंक यू।